नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आरबीएससी की कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्ययन कर रहे थे। काव्यखंड के अंतर्गत हमने 4 पाठ पढ़ लिए थे। आज हम अपने 5वें पाठ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो है कृपाराम खिड़िया। तो सबसे पहले हम कृपाराम जी खिड़िया का जीवन परिचय जान लेते हैं। कृपाराम खिड़िया शाखा के चारण थे। ये चारण कवि थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था। ये खराड़ी गांव, वर्तमान जो पाली जिले में आता है, वहाँ के निवासी थे। सिकर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित हो इन्हें क्रमशः महाराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा गांव की जहांगीर प्रदान कर दी थी। कृपाराम खिड़िया का रचनाकाल संवत 1864 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में रजियारा सूठा काव्य, चालक नेसी नाटक तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम से गिनाए जाते हैं, जिसमें वर्तमान में रजियारा सोठा ही उपलब्ध है। रजियारा सोठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजाराम, जिनको रजिया कहते थे, को संबोधित करके लिखा है। सभी इनके सोठों में पीछे रजिया का नाम आता है। राजाराम रजिया कवि का एक विश्वास पात्र एवं सेवाभावी सेवक था। राजाराम निसंतान थे, इसलिए वह बहुत उदास रहा करते थे कि मरणोपरांत उनका नाम लेने वाला कोई भी नहीं बचेगा। तब जो कवि थे कृपाराम खिड़िया, उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि वह कविता के द्वारा उनका नाम अमर बना देंगे और पूरी दुनिया उनको याद रखेगी। तब कवि ने राज्य को संबोधित कर नीति के सोठे रचे, जो लगभग 140 सोठे मिलते हैं। सभी 140 सोठों के पीछे रजिया नाम का उल्लेख मिलता है। रजिया सोठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। 2 भाषाएं राजस्थान से संबंधित थी, डिंगल एवं पिंगल। जो चारण एवं भाट इसका प्रयोग करते थे, जो राजस्थानी मिश्रित होती थी। तो यहाँ पर डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है और सोठा छंद है तथा वेण सगाई मुख्य इसका अलंकार है। इनकी सहजता, सरलता एवं सरसता तथा प्रसाद गुण युक्तता के कारण रजिया सोठा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है। अब इनका पाठ परिचय अपन जान लेते हैं। पाठ परिचय क्या है? संकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व बताया है, सदगति से होने वाले लाभ को बताया है, आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है तथा मानव जीवन में वाणी के महत्वपूर्ण स्थान क्या होता है उसको उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को किस प्रकार मधुर वचन बोलने चाहिए। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होती है। इन सोटों में कवि की विद्वत्ता, बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। ये तो था पाठ परिचय। अब अपन मुख्य सोटों पे आ जाते हैं। रजिया सोठा लिखा था कृपाराम खिड़िया ने, पर सभी सोठों में पीछे रजिया नाम आता है क्योंकि रजिया नाम को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा था। तो सबसे पहला सोटा है, गुण अवगुण जिण गाव, सुने न कोई सांभले, उण नगरी बिच नाव, रोही आछी राजिया। गुण मतलब गुण, अवगुण मतलब अवगुण होता है। गाव गाव, सांभले मतलब समझता है, उण मतलब उस, रोही मतलब निर्जन वन। यहाँ पर कवि कहता है, गुण अवगुण जिण गाव, सुने न कोई सांभले। जिस गांव में कोई भी गुण एवं अवगुणों के महत्व को नहीं समझता है और न ही कोई उसको सुनता है, उण नगरी विच नाव, रोही आछी राजिया। उस गांव में रहने से तो अच्छा है निर्जन वन में रहना, अकेले रहना। यानी यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि जिस गांव में गुण और अवगुण का कोई महत्व नहीं होता, उस गांव में कभी भी नहीं रहना चाहिए। दूसरा सोटा है अपना है, कारज सरे न कोय, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकार्या की होय, रंगा स्याला राजिया। यहाँ पर कारज का मतलब होता है कार्य, बल पराक्रम मतलब पराक्रम, स्याला मतलब होता है श्रृंगार और हलकारिया मतलब होता है ललकारना। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जीवन में बल, पराक्रम व हिम्मत के बिना कोई भी कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिस प्रकार वीरता को ढोंग करने वाले को कितना भी तुम ललकार लो, वह कभी भी सफलता के भय से आगे नहीं आता है। यानी उसको हमेशा यही लगता है कि मैं आगे आ जाऊंगा तो असफल हो जाऊंगा, तो इस डर से वह कभी भी आगे नहीं आता है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि
मनुष्य को हमेशा अपने कार्य को सफल बनाना है तो बल और पराक्रम और हिम्मत से काम लेना चाहिए। जिसके पास बल पराक्रम और हिम्मत नहीं होता वह वीरता किसी काम की नहीं होती है। तीसरा सोठा पढ़ते अपन। मिले सिंह वन माह किण मिर्गाम मृगपत कियो जोरावर अति जाह रहे उरद गतराजिया। यहाँ पर मिर्गा मतलब मृग या पशु होता है, जोरावर मतलब बल या पराक्रम होता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि शेर को पशुओं का राजा कहा जाता है, किंतु पशुओं ने कभी भी उसको अपना राजा स्वीकार नहीं किया, बल्कि शेर स्वयं ही अपने पराक्रम के कारण पशुओं का राजा बन बैठा। उसी प्रकार किसी भी बलवान व्यक्ति को ऊंचा स्थान प्राप्त करना है या ऊंचे स्थान पर बैठना है तो उसको हिम्मत से बैठना पड़ेगा। स्वयं की हिम्मत से ही व्यक्ति ऊंचे स्थान को प्राप्त कर सकता है। यानी यहाँ हिम्मत का महत्व बताया कि जिस व्यक्ति को समाज में महत्व प्राप्त करना है वह हिम्मत से, जिस प्रकार शेर है वो अपनी हिम्मत से पशुओं का राजा बन के बैठ जाता है, उसी प्रकार बलवान व्यक्ति ही श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है। आगे हम चौथे सोठे की ओर बढ़ते। आछा जुद अणपार धार खगासन मुख धसे भोगे हुए भरतार रसा जिके नर राजिया। यहाँ जुथ मतलब होता है युद्ध, खगा मतलब पक्षी, रसा मतलब होता है पृथ्वी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि युद्ध में भाग लेना अच्छा है जब कोई वीर व्यक्ति तलवार की नोक का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। भोगे हुए भरतार रसा जी के नर राजिया, तो वह पृथ्वी का स्वामी बनकर उसे भोगता है, यानी साहसी व्यक्ति ही उच्च स्थान को प्राप्त कर लेता है। आगे अपन पांचवें सोठे की तरफ बढ़ते हैं। ईण ही सुअवदात कहानी सोच विचार कर बेमौसरी बात रूढ़ी लगे न राजिया। यहाँ पर अवदात मतलब होता है हितकारी और मौसर मतलब होता है बिना अवसर के। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अच्छी बात को भी व्यक्ति को हमेशा क्या करनी चाहिए, सोच समझ कर बोलनी चाहिए। बेमौसरी बात रूढ़ी लागे न राजिया, बिना मौसम के यानी बिना अवसर के, बिना मौके की कही कही बात होती है वह कभी भी सुनने वाले को अच्छी नहीं लगती है। यानी हमें जहाँ पर भी बोलना है सोच समझ कर बोलना है, जो हमारी बात को सुनता हो वहाँ पर हमें बोलना चाहिए, बिना अवसर के बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं होता है। यहाँ वाणी के महत्व को बताया गया कि हमें कहाँ पर बोलना चाहिए और कहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। आपका छठा सोठा है। पहली किया उपाव दब दुश्मन आमय डटे प्रचंड हुआ विश्वास रोभा घाले राजिया। यहाँ दव मतलब होता है अच्छा, आमय मतलब रोग और घाले मतलब लेता है और दव मतलब होता है जंगल। तो छठे का में कवि कहते हैं व्यक्ति को आग, दुश्मन एवं रोग जैसे संकटों का सामना करने का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। यानी कौन कौन से संकट, आग, दुश्मन एवं रोग। प्रचंड हुआ विश्वास रोभा गोले राजिया, क्योंकि जब ये संकट बहुत बढ़ जाते हैं तो यह संकट दूर करने में बड़ी ही कठिनाई महसूस होती है। मतलब हमें पहले से ही इन चीज़ों का उपाय कर लेना चाहिए। अगर ये बढ़ जाते हैं तो इसका संकट बन जाते हैं और उसको दूर करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। आगे सातवां सोठा देखो। हिम्मत किम्मत होए बिना हिम्मत कीमत नहीं करे न आदर कोय रद कागद जू राजिया। यहाँ पर रद मतलब होता है रद्दी। यहाँ पर साहसी व्यक्ति के बारे में कवि कह रहे हैं कि हिम्मत कीमत होए बिना हिम्मत कीमत नहीं। हिम्मत वाले यानी साहसी व्यक्ति का ही मूल्य होता है, बिना साहसी व्यक्ति के कोई कीमत नहीं होती है। करे न आदर कोई रद कागद जू राजिया, जो व्यक्ति साहसी नहीं होता है उसका कोई आदर नहीं करता है। जिस प्रकार कागज की रद्दी का कोई मोल नहीं होता है, उसी प्रकार साहस बिना व्यक्ति का कोई भी मूल्य नहीं होता है। आठवां सोटा अपन देखते हैं। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे कड़वो लागे काग रसरारा गुण राजिया। यहाँ पर हरकत मतलब हर्ष होता है और रसना मतलब जमान होता है और गुण मतलब गुण होता है। यहाँ पर कवि कहते हैं
कि कोयल अपनी मीठी वाणी से लोगों के मन में प्रसन्नता भर देती है, हर्ष भर देती है, जबकि कौवा जो होता है वह अपनी कर्कश वाणी, जो कर्कश वाणी होती है, काव काव की आवाज़ कानों में कड़वी लगने लगती है। यानी यही वाणी के गुण का प्रभाव है। यानी कोयल की जो वाणी होती है वो मीठी होती है तो हम सबको क्या लगती है, अच्छी लगती है, बल्कि जो कौवे की वाणी होती है वह काव काव कड़वी होती है तो वह हमें सुनने को अच्छी नहीं लगती। यानी कुल मिलाकर यहाँ कवि वाणी का महत्व बताते हुए कहता है कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि कर्कश वाणी सुनने वाले को कभी भी अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट हम नवे सोठे की तरफ बढ़ते हैं। दूध नीर मिल दोय, हेक जिसी आकृत होए, करे न न्यारो कोय, राजहंस बिना राजिया। यहाँ कवि दूध और पानी को के बारे में बताया है कि दूध नीर मिल दोए, दूध और नील दोनों को मिला देते हैं तो हेक जिसी आकृति होए, दोनों की आकृति कैसी होती है, एक जैसी होती है। करे न न्यारो कोई, राजहंस बिना राजिया, और इन दोनों को अलग कोई भी नहीं कर सकता। इन दोनों को अलग करना बड़ा ही कठिन काम होता है, लेकिन राजहंस जो होता है वही दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है, उनकी पहचान बता सकता है। यानी यह दूध और नीर के माध्यम से बताया गया है कि ये दोनों एक ही है, दोनों को अलग करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अगर दोनों एक हो जाते हैं तो उसको कोई भी पहचान नहीं सकता है कि दूध कौन सा है, पानी कौन सा है। सिर्फ इसका महत्व कौन जान सकता है, राजहंस जान सकता है। मतलब गुणी व्यक्ति का महत्व गुणी ही पहचान सकता है। मलियागिरी मंजार हर को तर चंदन हुए, संगत लिए सुधार रूखा ही ने राजिया। मलियागिरी मतलब यहाँ पर लिया, मलियागिरी पर्वत से मतलब है, मंजार मतलब मध्य में, तर मतलब वृक्ष, चंदन मतलब चंदन मतलब चंदन का वृक्ष। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मलियागिरी पर्वत पर चंदन वृक्ष के साथ दूसरे वृक्ष भी क्या है, उगा करते हैं। संगत लिए सुधा रूखा ही ने राजिया, और अन्य वृक्षों में भी चंदन जैसे गुण आ जाते हैं। यानी यहाँ पर कवि ने संगति का प्रभाव बताया है कि चंदन वृक्ष के साथ दूसरे वृक्ष अगर उग जाते हैं तो उसमें चंदन जैसी खुशबू आ जाती है, चंदन जैसे गुण आ जाते हैं। यानी गुणीजन के साथ रहते हैं तो व्यक्ति भी गुणीजन बन जाता है। यानी अच्छी संगत करोगे तो अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह चंदन वृक्ष के मध्य में अगर दूसरे वृक्ष उग जाते हैं तो उसमें चंदन जैसे गुण आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पाटा पीड़ उपाव, तन लागा तरवारिया, वहे जिभारा गाव, रतिन ओखद राजिया। यहाँ पर कवि रस मतलब अपनत्व से ले रहा है। तो कवि कह रहे हैं कि तलवार से लगे शरीर पर जो घाव होते हैं वह तो औषधि करने पर या उपाय करने पर क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं। वहे जिभारा गाव, रतिन औखद राजिया, किंतु कठोर वाणी से या जीभ के द्वारा जो घाव हृदय पर हो जाते हैं उसको लाख औषधि करने पर भी नहीं मिटते हैं। यानी यहाँ कवि कहना चाहता है कि तलवार के द्वारा किए गए घाव तो औषधि करने पर मिट जाते हैं, पर जीभ के द्वारा जो कठोर वाणी बोली जाती है या किसी को गलत वचन कहे जाते हैं तो जिससे हृदय पर घाव पड़ जाते हैं वो घाव कभी भी नहीं मिटते हैं। मूसा ने मंजार हित कर बैठा हे कण, सह जाने संसार रस न रहसी राजिया। मूसा मतलब चूहा, मंजार मतलब बिल्ली, और रस मतलब अपनत्व होता है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि जिस तरह चूहा और बिल्ली के मध्य मित्रता होती है, यानी चूहा बिना सोचे समझे बिल्ली से मित्रता कर लेता है तो उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि चूहा अगर बिल्ली से मित्रता करेगा तो निश्चित बात है कि चूहे का विनाश होना, बिल्ली चूहे को खा जाएगी। आगे देखो, सहजाने संसार रस नहरसी राजिया, यानी सारा संसार जानता है कि जन्मजात शत्रुओं में कभी भी मित्रता नहीं हो सकती। चूहा और बिल्ली जन्मजात शत्रु है, वैसे जन्मजात शत्रु जो होते हैं उनमें कभी भी मित्रता नहीं की जा सकती। खल गुण अण खूटाय, एक भाव कर आदरे, ते नगरी हूताय, रोही आछी राजिया। खल मतलब होता है भूसी और गुल मतलब होता है गुड़। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार नगर में खल मतलब भूसी
गुड़ व अन्न का एक समान आदर किया जाता है, उस नगर में हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस नगर में रहने से क्या होता है, अंधेर नगरी के समान होता है। वहाँ रहने से तो अच्छा हमें निर्जन वन में रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ पर एक उक्ति चरितार्थ होती है कि जहाँ आपका सम्मान नहीं हो वहाँ पर आपको जाना नहीं चाहिए। गधे घोड़े एक समान हो, वहाँ पर कभी भी आपके गुणों को पहचाना नहीं जाएगा। यानी सबको एक लाठी से हाँकना, ये कहावत भी यहाँ पर सिद्ध होती है। जहाँ पर सबको एक लाठी से हाँका जाए वहाँ रहने से तो अच्छा है हमें अकेले रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन अपने चौथे सोठे की तरफ। घण घण साबल धाय, नह फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल भिद जाए, राय पड़े जद राजिया। यहाँ साबल मतलब होता है हथौड़ा। तो देखो आगे चौथे सोठे में यहाँ कवि कह रहे हैं कि बड़े हथौड़े से चोट करने पर कठोर पहाड़ कभी भी नहीं फूट सकता। यानी बड़े हथौड़े से आप कठोर पहाड़ पे बार बार वार करोगे तो उस पहाड़ को कोई असर नहीं होगा। उसी प्रकार जब पौधे की उस पहाड़ में दरार पड़ जाती है तो पौधे की कोमल जड़ भी उसमें सरलता से क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। उसी प्रकार अगर परिवार में दरार पड़ जाए तो सामान्य शत्रु भी परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी अपने कठोर परिवार और एक कोमल पौधे के माध्यम से यहाँ पर परिवार की महत्ता को बताया गया कि जिस प्रकार पहाड़ है वो कठोर होता है, उस पर कितना भी वार कर दो तो कभी भी नहीं टूटेगा, पर अगर उसमें दरार पड़ जाए तो जो पौधे की कोमल जड़ होती है वो भी उसके अंदर घुस सकती है। उसी प्रकार अगर परिवार संगठन में रहेगा तो उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता, पर अगर उस परिवार में दरार पड़ जाए तो जो आसपास के शत्रु है वो उसको तोड़ सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए परिवार को हमेशा संगठित होकर रहना चाहिए। यहाँ कवि का संदेश यह है। हम अपने अंतिम सोटे की तरफ बढ़ते हैं। पय मीठा कर पाक जो इमृत सींच जिए, उर कड़वाई आंख रंज न मुके राजिया। यहाँ पर राय मतलब होता है दरार और उर्ध्वगत मतलब होता है ऊर्ध्व गति। तो देखिए आप यहाँ पर अपन अंतिम सोटे का अर्थ जानते हैं कि आक के पौधे को मीठे पानी और दूध में कितना भी पका लीजिए या उसके भीतर आप कभी भी या अमृत से उसको सींच दीजिए, पर वह कभी भी अपनी कड़वाहट को नहीं छोड़ेगा। यानी आग का जो पौधा होता है उसको आप दूध, मीठे पानी, अमृत किसी से भी पका लो, वो कभी भी अपनी कड़वाहट को नहीं छोड़ेगा, वह वैसा ही कड़वा रहेगा, कभी भी मीठा नहीं हो सकता। उसी प्रकार उर कड़वाई आक रंज न मुके राजिया, उसी प्रकार ईर्ष्या करने वालों की भी कड़वाहट कभी भी कम नहीं हो सकती। उनका गुण होता है ईर्ष्या करना, तो उसको कितने भी अच्छा आप उससे व्यवहार कर लो, वह अपनी ईर्ष्या करने का स्वभाव है वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर जो सोठे हैं कृपाराम जी खिड़िया के, उनमें नीति की बातें कही गई है, वाणी के महत्व को, स्वभाव को और समाज में रहने के महत्व को, सारी चीजों को बताया गया। बहुत ही अच्छी बातें बताई गई है जो जीवन में ग्रहण करने लायक है। यहाँ पर बच्चे आपके 15 सोठे पूरे होते हैं। आगे आपके कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताती गई हूँ, और फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे हम अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमारे, रजिया का मूल नाम क्या था? राजा, राजा राम, रजिया और रामदेव। तो रजिया का मूल नाम क्या था? राजा राम था। दूध एवं जल की मिलावट को कौन अलग कर सकता है? कौवा कर सकता है, कोयल कर सकती है, तोता कर सकता है कि राजहंस कर सकता है? तो दूध व जल की मिलावट को राजहंस अलग कर सकता है। अब हम देखते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। कवि के अनुसार किसके अभाव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता? तो कवि के अनुसार हिम्मत के अभाव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। दूध एवं नीर, नीर मतलब होता है जल, को कौन अलग अलग कर सकता है? तो दूध एवं नीर को राजहंस अलग अलग कर सकता है। कवि के अनुसार किन किन का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए? तो कवि के अनुसार आग,
शत्रु और रोग, ये तीनों चीज़ें ऐसी है जिनका हमें उपाय पहले कर लेना चाहिए। अगर ये बढ़ जाते हैं तो इनको मिटाना बड़ा ही खतरनाक होता है। कौन सी जगह चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं? तो मलयागिरी पर्वत पर चंदन के वृक्ष बहुतायत से पाए जाते हैं। किसके घाव कभी नहीं भरते? तो वाणी की, जो कड़वी वाणी के द्वारा मन में, हृदय में पड़े हुए घाव कभी भी नहीं भरते हैं। अब आगे आपके हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। संकलित अंश के अनुसार किस नगर में नहीं रहना चाहिए? जहाँ पर व्यक्ति के गुण और अवगुण की पहचान नहीं होती है, सबको एक जैसा समझा जाता है, उस नगर में कभी भी नहीं रहना चाहिए, जहाँ पर आपकी कोई कीमत ना हो। अस्वाभाविक मित्रता के घातक परिणाम होते हैं संकलित अंश के आधार पर। यहाँ पर संकलित अंश के आधार पर यह बताया गया कि जिस प्रकार चूहा और बिल्ली दोनों की आपसी मित्रता अच्छी नहीं होती है, वैसे ही शत्रु व्यक्ति से मित्रता करना अच्छी नहीं होती है। वह तुम्हें कहीं न कहीं क्या होता है, चोट पहुंचाता ही है। क्योंकि अगर चूहा बिल्ली से मित्रता करेगा तो वो क्या होगा, उसको खा जाएगा। जैसे जो शत्रु होता है, जो ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति होते हैं, उससे तुम मित्रता करोगे, वो तुम्हें चोट अवश्य पहुंचाएगा। जन्मजात प्रवृत्ति में बदलाव असंभव है, संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही बात है। जन्मजात जो व्यक्ति में प्रवृत्ति होती है, जैसे किसी व्यक्ति में ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति होती है, किसी व्यक्ति में को कर्कश वाणी बोलने की प्रवृत्ति होती है, किसी में कायरता की प्रवृत्ति होती है, जो प्रवृत्ति जन्म से पड़ जाती है वह, उसको तुम बदल नहीं सकते, कितना भी करो, वह अपनी आदत को कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसको और भी लंबा लिखा जा सकता है। आगे आपके हैं निबंधात्मक प्रश्न। संकलित अंश के आधार पर हिम्मत एवं पराक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको हिम्मत और पराक्रम का अर्थ को बताना है कि हिम्मत व्यक्ति जो रखता है, हिम और पराक्रम जो व्यक्ति रहता है, वो अच्छे से अच्छे कष्ट को दूर कर सकता है और समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। जिसके पास हिम्मत नहीं और पराक्रम नहीं है, वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ पे शेर का उदाहरण दिया था कि शेर अपनी हिम्मत और पराक्रम से जंगल का राजा बनकर बैठ जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति को ऊंचा स्थान प्राप्त करना है तो हिम्मत और पराक्रम का सहारा लेना पड़ेगा। संकलित अंश के आधार पर वाणी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वाणी की बहुत अच्छा महत्व है, इसको आप दोहे के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हो। हमें हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए, कर्कश वाणी नहीं बोलनी चाहिए। जहाँ आपका महत्व हो वही बोलना चाहिए, बिना मान सम्मान के नहीं बोलना चाहिए। जहाँ आपकी बात सुनी जा रही हो वही बोलना चाहिए। ये आदि बातें इसमें आएंगी। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मैंने आपको समझाया है, दूध और नीर मिल दो है, दूध और नीर एक हो जाते हैं तो उसको कोई अलग नहीं कर सकता, सिर्फ उसकी पहचान है, वो कौन कर सकता है, राजहंस कर सकता है। और दूसरा, गणगण साबल धाय, न फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल विद जाए, राय पड़े जद राजिया। मतलब यहाँ पर बताया कि कितने भी कठोर हथौड़े से आप एक कठोर पहाड़ पर प्रहार करो, वो कभी भी नहीं टूटेगा, लेकिन उसमें एक दरार पड़ जाए तो कोमल से कोमल पौधा भी उसके अंदर क्या हो जाएगा, घुस जाएगा। उसी प्रकार परिवार जो संगठित होगा तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता, पर अगर परिवार में दरार पड़ जाए तो दुश्मन उस पर घात जरूर लगा सकता है। तो बच्चों, आपके ये पाठ आज समाप्त होता है, 5वां पाठ कृपाराम खिड़िया का। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, आप इसको अच्छे से समझ पाए हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।